हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, बिंदास है। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसी ही आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग क्या है शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि मार्ले मिंटो सुधार पे हमारा जो टॉपिक है मुख्यतः इस पर फोकस्ड है, और जिसे हम क्या है भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं। ये दोनों नाम एक ही हैं। जब एग्जाम से में आप कोई से पूछे, चाहे आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 पूछे या मार्ले मिंटो सुधार के नाम से पूछे, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ठीक है, क्योंकि आज मुझे लगता है थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो हम लोग क्या अपने सेशन को जल्दी से जल्दी क्या है स्टार्ट करेंगे उसको। और दोस्तों, ये एग्ज़ाम्स में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो कई बार पूछा जा चुका, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे डिफेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे सीडीएस का हो ना, और कई बार एसएससी में पूछ लिए जाते हैं, और सारे एग्जाम्स वनडे एग्जाम्स में जो भी सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें पूछ लिए जाते हैं। खैर, मैं तो यूपीएससी के लेवल का आपका पढ़ाऊँगा, जितना आपका काम करेगा उसमें आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और तो भैया अब हम लोग क्या है सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये है, हम लोग इससे पहले भी कई वीडियोस देख चुके हैं भारत परिषद अधिनियम के, और ये भारत परिषद अधिनियम जो कि लास्ट परिषद अधिनियम है, इसके बाद भारत शासन अधिनियम चालू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर मार्ले मिंटो सुधार इसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हर दिन की तरह वो आया क्यों था, पहला तो ये माइंड में सबके दिमाग में चलता है कि वो आया क्यों था। तो हम क्या है आज थोड़ा सा हिस्ट्री के ब्रीफ हम देखेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री का, क्योंकि ये मार्ले मिंटो सुधार को है काफ़ी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ है। तो इसको हम हिस्ट्री के दौरान देखेंगे, तो बहुत डिटेल्स उस समय देखेंगे जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। लेकिन इस समय सिर्फ मैं इतना बैकग्राउंड आपका क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ कि हाँ मोटा मोटा चीज़ें क्या हुई थी। तो पहली बात थी, इनका उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालना था। किनका उद्देश्य था भाई? अंग्रेजों का उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम में हम फूट कैसे डालें। जब भाई फूट डालने का क्या मतलब होता है? आप किसी की फूट डाल के क्या करते हैं? उसकी एकता को विखंडित करते हैं, क्योंकि जब आदमी में अगर एकता नहीं रहेगी, लोगों में एकता नहीं रहेगी, तो वहाँ पर शासन करना काफ़ी आसान रहेगा। शायद आपने कई बार सुना होगा कि अंग्रेजों की ये नीति थी कि मतलब फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो लोग खेलते थे कि भाई जब लोग अलग अलग रहेंगे तो क्या, जब एकता इनमें नहीं रहेगी तो हमारे खिलाफ ये लोग खड़े नहीं होंगे एक होकर, तो हमें यहाँ पर राज करने में, शासन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो वो उनका एक एजेंडा रहता था, वो उनकी एक रणनीति की रहती थी ये। तो इन्होंने जो है फूट कैसे डाला, हम उसको थोड़ा क्रम से देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम में उन्होंने फूट कैसे डाला। अगर पहली बात करें तो बंगाल विभाजन की घोषणा इन्होंने कर दी। कब? दिसंबर 1903 में इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। क्यों कर दी भाई बंगाल विभाजन? ऐसी क्या बात हो गई? तो जब जनता ने इनसे पूछा, अंग्रेजों से पूछा कि आपने बंगाल विभाजन क्यों कर दिया, या फिर इसकी आवश्यकता भी क्या थी ऐसी बंगाल विभाजन करने की, या फिर बंगाल विभाजन कर रहे हैं तो इससे हमें क्या लाभ हो जाएगा। तो इन्होंने देखो कौन सी पॉलिसी चली है। हालांकि बंगाल विभाजन की घोषणा 1903 में हुई, लेकिन लागू कब से हुआ? वो 16 अक्टूबर 1905 से हुआ। उसको हम थोड़ा आगे देखते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको ये समझाता हूँ कि बंगाल विभाजन से इन्हें क्या क्या लाभ हो सकते थे। तो इन्होंने पहली बात तो मुसलमानों को देखो कि बंगाल क्या था भाई, बंगाल उस समय जो है एक मतलब पूरी तरह से राजनीतिक केंद्र बन चुका था, क्योंकि कोई भी क्रांतिकारी आता था तो वो वहीं से निकल रहा था, बंगाल से। बंगाल में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बन चुकी थी जो राष्ट्र के नाम पे काम कर रही थी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नाम पर काम कर रही थी। वहाँ से बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी उभर रहे थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस भी वहाँ थे। तो बहुत सारे क्रांतिकारी क्या है वहीं से निकल कर आ रहे थे। तो इन्होंने ये तर्क दिया जनता को कि जब जनता ने पूछा अंग्रेजों से कि भाई आपने बंगाल विभाजन क्यों किया, तो इन्होंने ये तर्क दिया क्योंकि बंगाल काफ़ी बड़ा है, तो हमें शासन करने में, वहाँ पर प्रशासन अपना सही से सुचारू ढंग से चलाने में हमें दिक्कत हो रही है, और मैं प्रशासनिक सुविधा की वजह से बंगाल को विभाजित कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इन्होंने ये तर्क दिया कि हम लोग बंगाल को विभाजित कर देंगे, फिर हम जो है यहाँ पर कुछ रखेंगे अपना प्रशासन, कुछ वहाँ पर रख देंगे, तो बढ़िया से हम लोग क्या है संचालन इसका कर पाएंगे। तो ये इन्होंने पहला तर्क दिया। और मुसलमानों को क्या बोला कि भाई आपके लिए हम क्या है कि ढाका जो है पश्चिम बंगाल आप समझते होंगे जो कि बांग्लादेश है, तो क्या है वो पहले बंगाल का ही हिस्सा। तो बोले कि जी कि बांग्लादेश जो है, जो ढाका बोले कि मुसलमानों के लिए बोले कि ढाका आपके लिए हमें क्या है एक नया शहर डेवलप कर रहे हैं,
जो कि काफ़ी विकसित होगा और सिर्फ मुसलमानों के लिए रहेगा। उनके लिए वहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं होंगी, आपके लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल भी दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें लुभावनी बातें उनसे करने लगी तो मुसलमान भी उस चक्कर में पड़ गया, यार सही बात है, हमारे हित में काम हो रहे तो क्या बात है, ठीक है। तो वो लोग क्या है अपने बात में हो, उनकी बातों में आ गए। तो ये एक उनकी ये चालाकी थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि बंगाल विभाजन ये लोग क्या है लागू कर दिए 1905 में, और लागू कर दिए 1905 में। तो अब वहाँ की जनता ने क्या है कि सब जनता ने बहुत इसका मतलब विरोध किया कि नहीं लागू होना चाहिए, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ रहे हैं। हालांकि ये लोग कितना भी लोभ दिए हम लोग को, लेकिन क्या है उसमें हिंदू मुस्लिम एकता टूटी नहीं थी। उस समय हम लोग सब मिल कर क्या है विरोध कर रहे थे इस चीज़ का कि भाई बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए, हमें क्यों तोड़ रहे हैं, हम तो भाई भाई हैं, ठीक है। तो उस समय इतनी भावना थी हमारे अंदर, भ्रातृत्व भावना थी, भाईचारे की भावना थी। तो जिस दिन लागू किए मतलब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूरी तरह से प्रभावी हो गया, लागू हो गया। और उसी दिन क्या मनाया जाता है, उसी दिन शोक दिवस मनाया जाता है। और शोक दिवस में लोग मनाने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं देखिए, जैसे कि व्रत रख रहे हैं लोग, गंगा स्नान कर रहे हैं, नंगे पाँव यात्रा कर रहे हैं और वंदे मातरम गीत गा रहे हैं। भाई एकता मना रहे हैं, एकता बता रहे हैं कि आप बंगाल विभाजन करके हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, हम फिर भी एक ही हैं, आप कुछ भी कर लो। बंगाल विभाजन करने से क्या होता है, क्या हमारे दिल में नफरत थोड़ी ना पैदा कर दोगे यार बंगाल विभाजन करके। तो इस प्रकार की बातें कर करके लोग वहाँ के नेता हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, बहुत बड़ी संस्थाएँ, जो बड़ी बड़ी संस्थाएँ थी वो लोग क्या है लोगों को मतलब समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की वहाँ पर बहुत सारी जनसभाएं उस दौरान क्या चल रही थी। तो लोगों ने वंदे मातरम गीत भी गाया पहली बार, मतलब गाया उस समय फेमस वंदे मातरम पहले ही लिखा जा चुका था 1882 में, लेकिन जो फेमस हुआ वंदे मातरम गीत वो यहीं से हुआ। तो ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी इसमें। लेकिन अब क्या होता है, ये सब चीज़ें होने लगी थी, बहुत बड़े बड़े आंदोलन होने लगे कि भाई बंगाल विभाजन को जो है रद्द किया। हालांकि बंगाल विभाजन आगे चल के रद्द हो भी जाता है इन्हीं के प्रयासों की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर तबाही मचा दी, लोग इतना बड़े बड़े आंदोलन कर दिए, बहिष्कार आंदोलन हो रहा है, जो स्वदेशी आंदोलन चालू कर दिए कि विदेशी कपड़ों की होली जलाओ, उनके विदेशी सामानों को बाहर फेंको, जो है कार्यालय जाना छोड़ दो, विद्यालय जाना छोड़ दो, ये सरकारी काम जाना छोड़ दो। फिर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्या है पूरी तरह से माहौल ऐसा बना दी जैसे कि 1857 की क्रांति फिर से हो जाएगी, ऐसा अंग्रेज़ों को कुछ समय के लिए लगा। लेकिन फिर क्या होता है कि धीरे धीरे इन लोगों की तो एक ये रणनीति तो थी ही कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालना है, लेकिन इनकी दूसरी कारण ये भी था कि जैसे कि कांग्रेस बना था तो उसमें दो धड़े बन गए थे, एक नरम दल एक गरम दल बन गए थे। ये भाई नरम दल कौन थे और गरम दल कौन थे? देखिए जो गरम दल में थे वो थे लाल बाल पाल और कौन थे घोष जी थे। तो लाल बाल पाल में देखिए मैं गरम दल में बता चुका हूँ, जैसे कि लाल बाल मतलब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर देखिए बाल गंगाधर तिलक जी हैं, यहाँ पर लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं लाल, और बाल गंगाधर तिलक जी को बाल को बोलते हैं, और बिपिन चंद्र पाल को पाल बोलते हैं, और अरविंद घोष को घोष मैंने यहाँ पर लिखा है। तो लाल बाल पाल और घोष क्या है गरम दल के नेता है, और इनको छोड़ के बाकी सब नरम दल कहे जाते हैं, मतलब उग्रवादी नहीं भाई उदारवादी नेता कहे जाते हैं, और उनको उग्रवादी नेता कहे जाते हैं। इनको गरम दल क्यों बोल जाते हैं? गरम क्या भाई, गरम क्या कोई इनका टेम्परेचर थोड़ी हाई रहता है कि ये लोग हमेशा गर्म रहते, छुए तो जल जाओगे भाई, तो गर्म दल के नेता हैं, ऐसी कुछ बात नहीं। बस इनकी विचारधारा में वो चीज़ें हैं, ये थोड़ा अग्रेसिव टाइप के ज़्यादा हैं, कोई चीज़ें नहीं चाहिए जल्दी से फैसला हो जाए, आंदोलन करके हम मार छीन झपट के जल्दी से लेंगे भाई, हम ज़्यादा गिड़गिड़ाने वाले लोग नहीं हैं, इस तरह की विचारधारा ये लोग रखते हैं। और जो वहीं पर नरम दल के लोग हैं वो हमेशा वही ऐसे करके वहीं खड़े रहते हैं अंग्रेज़ों के सामने कि सरकार अंग्रेज बोल देंगे चलिए यार धीरे धीरे दे रहे हैं शासन, हम काम कर रहे हैं, हम लोग आप ही लोग की दी तो काम कर रहे हैं, तो वो लोग हाँ हाँ सही है आप काम कर रहे हैं हमारे लिए जो है। तो इस प्रकार की जो विनम्र भावना अंग्रेजों के प्रति, एक ऐसी भावना मतलब जैसे कि लाचार आदमी खड़ा हो जाए उनके सामने, इस प्रकार की भावना लिए हैं, जो क्या है कौन है नरम दल हैं। और गरम दल है कि भाई हमारा देश है यार, हमें तो तुरंत आज़ादी चाहिए, छोड़ो अभी छोड़ो, ये इस टाइप के लोग हैं, कोई डिसीजन लो अब हम। और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 1905 में जब कांग्रेस अधिवेशन बनारस में हुआ और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, गोपाल कृष्ण गोखले जी कर रहे थे, तो वहाँ पर दो प्रस्ताव रखे गए थे। एक प्रस्ताव था कि बंगाल विभाजन की आलोचना करो, भाई यहाँ पर जो प्रस्ताव रखे गए कि बंगाल विभाजन की आलोचना करो, दूसरा था कि स्वदेशी अभियान को समर्थन देना। हाँ चलो ये प्रस्ताव तो ठीक थे कि समर्थन देना, लेकिन गरम दल वाले चाहते थे कि इसे समर्थन सिर्फ समर्थन ना दो स्वदेशी अभियान को, बोले इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना जाए, मतलब पूरे देश में इसे फैलाओ इसे आंदोलन को, क्योंकि भाई जो
गरम दल के नेता थे, मैंने बताया ना, ये इतने अग्रेसिव थे कि बोले इसको पूरे देश में फैलाओ। सिर्फ बंगाल में विभाजन हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बंगाल में ही आंदोलन, हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। उन्होंने बोला कि पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए यही सही समय है भाई, कि इसमें पूरी जनता को हम लोग क्या है पूरे इकट्ठा करेंगे, पूरे भारत में आंदोलन फैलाएंगे और इसमें इसी समय पूरी आज़ादी हम लोग अंग्रेजों से ले लेंगे। तो ऐसा गरम दल के नेता उस समय सोच रहे थे। और जो नरम दल के नेता थे वो सोच रहे थे कि नहीं नहीं, अंग्रेजों के साथ हम इतना अत्याचार नहीं करेंगे, अभी इन्हें नहीं भगाएंगे, धीरे धीरे करके सबसे पहले हम शासन में कैप्चरिंग करेंगे, अपना धीरे धीरे प्रशासन में आएंगे, सब सारी चीज़ें हमारी दुरुस्त हो जाएंगे, तब एक दिन आराम से बोलेंगे चाचा अब हम तैयार हो गए हैं, अब जाइए। ठीक है, ये नरम दल वालों का रवैया था। और यहाँ पर जो गरम दल वाले थे कि बोले यही सही मौका है वार करने का। सारी जनता इस समय तिलमिला उठी है इनके बंगाल विभाजन, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा गलत काम किया है, तो हमें ज़्यादा कुछ करना ही, बस भैया आग जल रही है, थोड़ा सा घी उसमें डालना है और एक बढ़िया सा आंदोलन तैयार हो जाएगा और उसी समय सब कुछ बर्बाद कर देंगे अंग्रेजों का। तो ऐसा गरम दल वाले लोग सोच रहे थे। और जो है नरम दल वाले सोचे कि नहीं नहीं, हम पूरा संवैधानिक तरीके से करेंगे, हम शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे, अंग्रेज जैसे जैसे बोलेंगे। भाई अंग्रेजों की ये भी पॉलिसी कैसे रहती थी, इनके दोनों में विभाजन कैसे पड़ेगा, गरम दल और नरम दल में। तो नरम दल वाले क्या है, थोड़ा बुजुर्ग टाइप थे, थोड़ा ज़्यादा समझदार बनते थे, थोड़ा भाई उनके अंदर स्टैमिना कम हो गया था कह दो कि, या इतने ज़्यादा मतलब शिक्षित लोग थे कि उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, धीरे धीरे चलेगी आज़ादी। अब यार जो झेल रहा है गरीबी को, उसमें जो उसमें मजदूरी को झेल रहा है, जिसमें बेरोजगारी को झेल रहा है, जिसमें भूखमरी को झेल रहा है, वो जानता था उसमें कि एक एक दिन उसका कैसे कट रहा है। और नरम दल वालों को क्या था, उन्हें तो लगा चलो आज़ादी आज नहीं तो 100 साल बाद मिल जाएगी, हमारा तो ठीक ही चल रहा है भाई, हम तो अच्छे खानदान। भाई बताइए कांग्रेस में नेता कौन था उसमें, कांग्रेस को गरीब नेता थोड़ी नहीं जाता था उसमें। कांग्रेस उसमें जब पार्टी बनी तो उसमें अंग्रेजों ने किसको, भाई कांग्रेस में जब नेता बनने लगे कि भाई किसको किसको नेता बनाया जाए, तो उसमें जो पढ़े लिखे थे उस ज़माने में, जो सबसे शिक्षित वर्ग के लोग थे, उन्हें तो उसमें नेता बनाया जाता था, है ना। तो मतलब कांग्रेस क्या थी, एक तरह से शिक्षित वर्गों का एक मतलब मेला बोलते हैं उसको, तो शिक्षित वर्ग उसमें ज़्यादा थे। तो इसमें पर जो है नरम दलों का जो है बहुत बहुमत था। नरम दल मतलब नरम दल वाले नेता इसमें ज़्यादा थे, उदारवादी नेता। और जो गरम दल के नेता थे बस 4 ही थे, बाकी सब भाई नरम दल, मैंने जैसे कि बता दिया। तो कोई भी प्रस्ताव होता था, अगर ये जो चाहते थे कि इस प्रस्ताव को ऐसे पारित किया जाए, तो इनकी बात मानी ही नहीं जाती थी, क्योंकि इनका बहुमत नहीं रहता था उसमें। और जो है नरम दल की बातें वहाँ पर बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर ली जाती थी, क्योंकि उनका बहुमत रहता था। तो जैसे इन्होंने कहा कि इसे आंदोलन को मतलब इस जो मतलब देशी आंदोलन चल रहा है, इसे हम लोग क्या राष्ट्रव्यापी बनाते हैं, एक बहुत बड़ा सा आंदोलन बनाते हैं। तो इसको क्या है नरम दल वालों ने विरोध किया कि नहीं अभी सही समय नहीं आया है, अभी हम क्या है इतना बड़ा आंदोलन नहीं करें, हम अंग्रेजों को नहीं भगाएंगे, अभी कुछ दिन उनको और शासन करने देंगे, हम क्या है संवैधानिक तरीके से जो है आंदोलन करेंगे, हम शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करेंगे, हम उन्हें बता के आंदोलन करेंगे, जो है जब वो बोलेंगे हाँ अब आंदोलन करो तो हम आके आंदोलन करेंगे। तो ऐसा क्या है नरम दल वाले सोचते थे। तो क्योंकि बताया ना मैंने, वो लोगों ने क्या बोला था कि जब जितना ही आप लोग विनम्र रहेंगे, हम लोग वैतना धीरे धीरे संवैधानिक सुधार भारत में करते चले जाएंगे और आप लोगों को एक दिन हाथ में पूरी सत्ता दे दिया जाएगा आराम से। ठीक है, आप लोग सिर्फ आराम से रहिए। तो नरम दल वाले यही लालच में थे, नहीं नहीं जब आराम से मिल जाएगा तो फिर आंदोलन करने की आवश्यकता थी। लेकिन इनको यही नहीं पता भाई, यही आराम करते करते 300 साल हो गए थे, 250-300 साल, लेकिन आज़ादी मिली नहीं थी इतनी आराम से। तो अंग्रेज़ों की थी ये रणनीति दोनों में फूट डलवाने की। तो अंग्रेज़ बोलते थे कि भाई जो गरम दल हैं इनको जो है कांग्रेस से निकालो जल्दी से, नहीं तो क्या है हम लोग क्या है और जल्दी से और दमन करेंगे। अब बताइए इतना बड़ा बंगाल में आंदोलन जब चल रहा था तो कैसे रुका वो आंदोलन, ये भी तो क्वेश्चन है। वहाँ पर इस समय मतलब जो सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इतना मतलब दमनकारी नीतियाँ अपनाने लगी कि लोगों को जेल में ठूसने लगी, मार पीट के दंग कुछ भी करके, मतलब कुछ भी करो लेकिन दंगा रोको। तो उसने क्या है बड़े बड़े जो है वो कर दी, बड़े बड़े दमनकारी सेनाएँ भेज करके और चीज़ें कर करके इनको सारे नेताओं को जेल में ठूस के बंद कर दी। जब सब नेता ही जेल में चले गए तो फिर किस चीज़ का आंदोलन होगा। तो और इसी अधिवेशन में क्या है, इसी अधिवेशन में तिलक ने उदारवादियों की कटु आलोचना कर दी कि भाई ये लोग तो चटुए हैं, मतलब उनके जाके यहाँ पर वो करते हैं, उनकी हजूरी करते हैं, तो हमसे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर कुछ कहा होगा उसने
तो उन्होंने कहा, तो यहाँ पर क्या हो, थोड़ा सा दरार पड़ गया, मतलब नरम दल और गरम दल में। और फिर 1906 में जो है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कोलकाता में अधिवेशन होता है। फिर वहाँ पर क्या है, इन लोगों ने फिर से प्रस्ताव रखा कि चलिए इसको राष्ट्रव्यापी बनाते हैं। और जो है गरम दल वालों का ये भी हमेशा मांग रहे थे कि लाला लाजपत राय को या फिर जो है तिलक जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन वो लोग फिर भी इसे नहीं सुने। और ऐसे चलते चलते 1907 में जो है कांग्रेस जो है दो धड़े में टूट जाती है, नरम दल और गरम दल में बिल्कुल से टूट गई। और इन्होंने क्या है, कांग्रेस को छोड़ ही दिया गरम दल वालों ने। तो ऐसी चीज़ें चलती रहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई। हम लोग क्या है इतिहास में उसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन मुझे लगा जो थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर करना चाहिए। फिर 1906 में क्या होता है कि आगा खां के नेतृत्व में कुछ जो है कुछ मुस्लिम प्रतिनिधि आते हैं, वहाँ पर जो है लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं शिमला में, और वहाँ पर मीटिंग होती है। फिर वहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। और मुस्लिम लीग की स्थापना करने के बाद जो है उन्हें ये प्रश्न लीग भाई जो मुस्लिम प्रतिनिधि आए थे उसमें, तो वो उन लोगों ने कहा कि मुझे सिर्फ, हम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि हमें एक पृथक निर्वाचन मंडल दे दो, कि भाई हम लोग क्या है अपनी एक राज्य रखेंगे, मतलब एक अपना क्षेत्र रखेंगे जिसमें मुस्लिम लड़ेगा भी चुनाव और वोटिंग देने वाले भी सिर्फ मुस्लिम होंगे। तो पृथक निर्वाचन मंडल का क्या मतलब हो गया कि भाई अगर जैसे आज की बात मैं कर दूं, आज का सिस्टम ये रहता है कि रिजर्वेशन सीटें रखी जाती हैं कि हाँ भाई यहाँ पर इस सीट से सिर्फ कोई दलित ही लड़ेगा। लेकिन क्या बताइए, वहाँ पर ये होता है कि सिर्फ दलित ही लड़ेगा और सिर्फ दलित ही वोट देगा, ऐसा तो नहीं होता। वोटिंग तो कोई भी दे सकता है, लेकिन लड़ने में आरक्षित करने, चलिए ठीक है भाई कि लड़ने में कोई दलित ही लड़ेगा, लेकिन यार सिर्फ वोटिंग में आरक्षण दे दिए कि दलित को वोट सिर्फ दलित देगा, जनरल को वोट जनरल देगा। तो बताइए आप कितना बंटवारा कर रहे हैं, देश को कितने भागों में बांटेंगे धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे। तो ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, वो लोग एक मतलब फूट डालो राज करो वाली नीति पूरी तरह से और जोरों से लगा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब मुस्लिम लीग बन गई तो शिमला में, तो उन्होंने मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें क्या है एक पृथक निर्वाचन मंडल दे दो। तो अंग्रेजों ने सोचा वेरी गुड, वही तुम्हें देना चाहते, बोले ले जाओ, मिल गया तुमको। बोले सिर्फ अंग्रेजों ने बोला सिर्फ तुम लोग यही करो, कांग्रेस की आलोचना करो, कांग्रेस जो भी करे उसका सिर्फ बुराई करो, और भाई जो क्रांतिकारी हैं उनका भी तो और ज़्यादा से उनका बिल्कुल साथ मत दो, ये सब चीज़ें करो। तो हमको क्या है आपकी लीग को जो है अब मान्यता देंगे, और आप जो जो डिमांड करें आगे हम सब सारी चीज़ों को पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस समय बहुत तेज़ी से घट रही थी। तो इसी क्रम में जब लीग बनी, तो उसी क्रम में क्या है, तो कांग्रेस ने भी और लीग ने भी मिलकर कुछ अपने प्रस्ताव रखे कि हम लोग क्या है भाई हमें में ये चीज़ें, उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए। फिर कांग्रेस वाले ने बोला नहीं नहीं, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, और जो है इसमें जो प्रांतीय जो परिषद बनी है इसमें और सदस्यों को बढ़ाया जाए। पिछली बार तो आपने 4 ही बढ़ाया था, जो कि पर्याप्त नहीं था, और सदस्यों को क्या है बढ़ाया जाए। तो ये सब सारी चीज़ें इन्होंने डिमांड रखी। लॉर्ड मिंटो थे और जो है कौन थे, मार्ले भाई साहब थे, भारत सचिव थे उसमें। तो उन्होंने क्या है इन सब ने मिल के क्या है इनकी बातों को सुना, इन दोनों की बातों को, कांग्रेस को और लीग की बातों को सुना। और फिर उसी तरह से क्या हुआ कि एक अपना मतलब बनाया कि एक दस्तावेज बनाया, जिसे क्या बोला गया कि मॉडल मिंटो सुधार बोला गया। और फिर अब हम आगे देखेंगे कि आखिर मॉडल मिंटो सुधार क्या था। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग देख लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इसके प्रावधान क्या क्या हैं, सीधा हम इस प्रावधान को देखेंगे। ठीक है, वरना वीडियो क्या है ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर रोज हिस्ट्री क्लियर कराऊंगा। और फिर यार सारी चीज़ें तो मैं हिस्ट्री में क्लियर करवाने वाला हूँ, आपको एक एक चीज़ें मैं डिटेल से बताऊँगा। ठीक है, आपको कभी जो चीज़ें मैं पढ़ा दे रहा हूँ ना, आप कोई भी नोट से छान लीजिएगा, किसी भी नोट से कम होगा ना भैया तब बताना। ठीक है, अब देखिए इसका पहला प्रावधान था कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित संख्यों में क्या हो गई, वृद्धि कर दी गई। तो केंद्र के विधान परिषद में क्या है, वृद्धि कर दी गई, और प्रांत के विधान परिषद में भी क्या है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। निर्वाचन में ये नहीं कि वहाँ पर डायरेक्ट वोटिंग होने लगी थी, डायरेक्ट इलेक्शन होने लगे थे, ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी। निर्वाचन में क्या है, कुछ लोग नॉमिनेट करते थे, कुछ संस्थाएं थी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ संस्थाएं होती थी, जैसे छोटी मोटी संस्थाएं उनके लोकल लेवल पर जो काम करती थी वो लोग चुनते थे, जैसे कि जमींदार भी चुनते थे जो है। और उसके बाद एक था कि एक कौन सी परिषद थी, वहाँ पर पिछले वीडियो में था, तो वो लोग क्या थे, ये लोग चुनते थे सदस्यों को, तो और चुन के बताते थे गवर्नर जनरल की परिषद को कि हम लोग इस सदस्यों को चुने हैं, आप इनको क्या है अपने विधान मतलब केंद्रीय विधान परिषद में और
प्रांतीय विधान परिषद में सदस्य बना लीजिए। तो ये लोग क्या है, सिफारिशें भेजते थे वहाँ पर। तो इस प्रकार से चीज़ें चलती थी पहले। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले वाले परिषद में क्या था कि 16 सीटें, मतलब 10 से 16 सीटें हुई थी, मैक्सिमम 16 और मिनिमम 10 सीटें थी। लेकिन इसमें क्या है, टोटल 69 सीटें कर दी गई हैं। आप खुद ही देख रहे हैं कि केंद्रीय परिषद में 60 सदस्य प्लस 9 पदीय सदस्य मिला के टोटल कितने 69 सदस्य अब हो चुके थे, जिसमें 37 सरकारी सदस्य थे। मीन्स जिनको जो है गवर्नर जनरल डायरेक्ट मतलब खुद चुन लेगा, जिसकी मर्जी उसको कहेगा वो। इसमें सिर्फ अंग्रेज रहते थे और 32 थे गैर सरकारी, जिसमें भारतीयों को डाला जाता था। और उसमें भी 5 नॉमिनेट करता था गवर्नर जनरल खुद से अपने आप से, जिसे भी बचा सकता था। और 27 चुने जाते थे। और चुनने में भी देखिए अब 27 सीटें कैसे यहाँ पर बटी हैं। 27 में देखिए जैसे कि 8 सीटें मैं बात करूँ तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र था, किसके लिए, जो मुस्लिमों के लिए था। 8 सीटें उन्हें दी गई 27 में से, कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम को ही चुना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि 4 सीटें ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए, जो वहाँ ब्रिटिश उद्योगी थे, जो ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, वहाँ पर जो उद्योग स्थापित किए थे, तो 4 सीटें उनके लिए भी आरक्षित कर दी गई 27 में से। और 2 सीटें मिली थी जमींदारों के लिए, कि भाई जमींदार आप लोग भी रखो यार, इतना दिन चाटुकारिता की हो तो 2 सीटें तो आपकी बनती हैं। तो बोले हाँ मालिक, ये तो आपने सही कहा, आपने आपका नमक खाया मालिक। तो बोले ले जूता खा, बोले नई सीट खिला तो कह चल 2 सीट खा ले, इसमें क्या बात है। तो जमींदारों के लिए क्या हुआ, 2 सीट इनके लिए भी फिक्स कर दी गई। और 27 में से 13 सीट क्या है, समान निर्वाचन के लिए रखी गई, कि बोले भैया इस पे जो है थोड़ा फेयर इलेक्शन हम लोग कराते हैं। इलेक्शन मतलब ये नहीं कि इलेक्शन होगा, बोले इस पे जो है थोड़ा फेयर चुनाव करवाते हैं। तो इसमें क्या है चुनाव, फिर वही मैंने बताया जैसे पिछले चुना जाता था कि कुछ स्थानीय निकाय होते थे, वो लोग क्या है चुनते थे इनको। तो यहाँ पर एक बात आती है कि निर्वाचन आखिर कैसे होता था। तो निर्वाचन पद्धति कुछ इस समय इस प्रकार की थी कि जैसे स्थानीय लोग क्या करते थे कि प्रांतीय विधान परिषद के लिए सदस्य चुनते थे, और जो ये सदस्य थे फिर केंद्रीय विधान परिषद के लिए सदस्य चुनते थे। इस प्रकार का एक क्रम बना रहता था। तो हम लोगों ने क्या है सिर्फ एक प्रावधान देखे हैं। अब इसके बाद 2 प्रावधान और है महत्वपूर्ण, इसके बाद बस ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। आप क्या है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो चलिए हम लोग क्या है नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। और इसका जो दूसरा प्रावधान है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ लेकिन मताधिकार सीमित था। दोस्तों जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि बहुत सारी जो है क्या है अभी अप्रत्यक्ष निर्वाचन चल रहा था, कि मतलब बहुत सारी संस्थाएं चल रही थी, लेकिन जो है यहाँ पर कुछ मात्रा में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ था। जो है यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया था। जो मैंने पीछे बोला कि भी जो है संस्थाएं तो इलेक्ट कर ही रही थी, लेकिन जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ भी कर दिया गया था। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर पहला जो प्रावधान है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ लेकिन मताधिकार सीमित था। उसमें आप यकीन नहीं मानेंगे, देश में सिर्फ 10% लोगों के पास ही मताधिकार था। यार अगर देश में 100 लोग हों और सिर्फ 10 ही लोग वोट दे तो सोचो किस प्रकार का चुनाव होगा और किस टाइप के नेता चुने जाएंगे। और वो भी 10% लोग ऐसे थे जैसे कि ये कर देते थे, जो टैक्स भरते थे। दूसरी बात, इनके पास अच्छी खासी संपत्ति थी, मीन्स इसमें गरीब शामिल नहीं होते थे, मीन्स गरीबों के पास वोट करने का अधिकार नहीं था। और तीसरी बात, वो शिक्षित हो। सोचिए ये 3 जब भाई जिसमें आपने 3 क्या है फाउंडेशन लगा दिए कि वोट वो करेगा जिसके पास जो कर देता है, जिसकी जो संपत्ति ठीक ठाक रखता है, जो शिक्षित है। तो बताइए उस समय कितनी शिक्षा थी भारत में, वही शिक्षा थी 8-10% के आसपास। तो भाई वैसे ही 90% कट गए, सब लोग बचे सिर्फ 10% लोग के आसपास। तो वही सिर्फ इतना वोटिंग करते थे। तो समझ लीजिए किस प्रकार की डेमोक्रेसी चल रही थी उसमें। और तीसरी बात है कि पार्षद की या फिर सदस्यों की शक्ति बढ़ा दी गई। पार्षद का ये फिर सदस्यों की जो विधान परिषदों में रहते थे, जो भारतीय जो सदस्य थे, या फिर गवर्नर जनरल काउंसिल के अलावा जो सदस्य थे, जो गैर सरकारी सदस्य थे, इनको पार्षद भी बोलते थे। तो इनकी शक्ति थोड़ी सी बढ़ा दी गई। क्या बढ़ाएगी कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बोले भैया ठीक है। दूसरी बात, आप बजट की विवेचना कर सकते हैं, आप बजट की जो है लेखा जोखा कर सकते हैं कि कहाँ खर्च हुआ क्या हुआ, लेकिन प्रश्न नहीं पूछ सकते, सिर्फ देख सकते हैं। और तीसरी बात, लोकहित के भाई मुद्दा कोई है तो आप उस पर बहस कर सकते हैं, ठीक है। और चौथी बात थी कि पृथक निर्वाचक मंडल शुरू हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि पृथक निर्वाचक मंडल के लिए ये आया ही था कि क्या है हिंदू मुस्लिमों में फूट डाली जाए, क्योंकि पृथक निर्वाचन मंडल का ही तो लालच मुस्लिमों को दिया गया था
कि आप लोग के लिए हम लोग अच्छा कर रहे हैं, आपको एक पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली देंगे, क्योंकि यहाँ पर भाई बहुत सारे हिंदू हैं, तो आपको क्या है कभी नेता वेता बनने का मौका नहीं बनेगा, यही लोग नेता बनेंगे, सब अपनी चीज़ें करेंगे और तुम लोग ऐसे पिछड़े रह जाओगे। और जब तुमको हम क्या है पृथक निर्वाचन मंडल दे देंगे तो तुम लोग खुद का नेता खड़ा करोगे और खुद ही वोटिंग दोगे, तो जीतेगा मुस्लिम ही 100% श्योर है। तो ये लोग बहुत खुश हुए, बोले ठीक है। तो इनको क्या है पृथक निर्वाचक मंडल यहाँ से मिल गया, जो इनका एक गेम था। और पांचवा अगर हम देखें इसमें प्रावधान, तो पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय को चुना गया। भाई ये पहली बार हुआ, क्योंकि वायसराय की कार्यकारिणी में अब तक कोई भारतीय चुना नहीं जा रहा था, सिर्फ अतिरिक्त सदस्य में भारतीयों को डाला जा रहा था। लेकिन उनकी कार्यकारिणी जैसे गवर्नर जनरल प्लस 5 लोग क्या थे उसकी कार्यकारिणी थे, तो उसमें अभी तक किसी भारतीय को नहीं डाला जाता था। लेकिन पहली बार हुआ जब एक भारतीय को चुना गया, और वो कौन थे, वो थे SP सिन्हा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा और अपना एक नोट्स बनाते रहिएगा। और छठवीं बात है कि पहली बार भारतीय सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को सदस्य बनाया गया। भारतीय भाई जो भारत सचिव की परिषद कहाँ रहती थी, वो ब्रिटेन में रहती थी, तो वहाँ पर भी इस समय 2 भारतीयों को सदस्य बना लिया गया था। और वो 2 भारतीय कौन थे, KC गुप्ता थे और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। तो दोस्तों मैंने क्या है मार्ले मिंटो सुधार को पूरी तरह से आपको समझा दिया है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को आपको पूरी तरह से फुल एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है। अगर कोई त्रुटि हो तो यार माफ़ करिएगा, ठीक है। और क्या है, अब कल से हम क्या है भारत शासन अधिनियम शुरू करेंगे, सिर्फ 2 अधिनियम और रह गया, इसके बाद क्या हम सीधा पूरी तरह से संविधान के उस टॉपिक पे आएंगे जहाँ पर संविधान सभा बनी थी, फिर एक नए टॉपिक पर आएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ क्या है हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।